हाय नर्डीज, सबको पता है हमारी क्लास 9 की नई एनसीईआरटी की बुक साइंस एक्सप्लोरेशन में न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे भर भर के हैं। हमने सारे न्यूमेरिकल्स को सारे टाइप के क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी थे उन सबको पिछले कुछ लेक्चर्स में कवर किया है। फिर भी हमारे पास कुछ 7 न्यूमेरिकल्स है, अराउंड 7 न्यूमेरिकल्स जो पेंडिंग है ना। आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ हैंड कार्ट लोडेड विद वेजिटेबल्स collides with an identical but empty hand cart. अब बता रहा है during the collision the loaded cart exerts a force of larger magnitude on the empty cart, या फिर the empty cart exerts a force of larger magnitude on the loaded cart. Okay, neither cart exerts a force on the other. कोई भी एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा। या फिर loaded cart and the empty cart both exert an equal magnitude of force on each other. What do you think? या थोड़ा सा रिकॉल करो, कौन सा लॉ लगेगा इसमें? न्यूटन का थर्ड लॉ। इनका थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन फोर्स जो है हमारी उसके इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। ये मेरा एक्शन फोर्स है तो मेरा जो रिएक्शन फोर्स है इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। ये हमारा थर्ड लॉ है। दैट मींस फोर्स मास पे डिपेंडेंट नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है। फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट ही लगती है, हमें न्यूटन जी ने बताया था इक्वल एंड ऑपोजिट लगती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस क्या आएगा? उसकी एक्सेलरेशन है ना। जो भारी वाली कार्ट है, एम्प्टी वाला कार्ट है, दोनों सेम फोर्स लगा रही है एक दूसरे पे, लेकिन जो खाली वाली कार्ट है वो एक्सेलरेट ज्यादा कर जाएगी एज कंपेयर टू भारी वाली कार्ट, है ना। बस इतना सा डिफरेंस आएगा। बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि दोनों ही एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता है एक्सेलरेशन मास ग्राफ दिया है हमें फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस। हमें अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम फोर्स कुछ लगा रहे हैं और हमें उसकी एक्सेलरेशन मास ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें इस ग्राफ से क्या करना है? हमें फोर्स और मास के बीच का ग्राफ बनाना है। ठीक, कैसे करेंगे सोचो अभी। अच्छा देखो, हमें कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं। एक ये मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे ए के लिए, अगर मैं ए की बात करूं तो ए का अगर मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स एफ ए कितना निकलेगा? मास कितना है? यहां से देखो, ये दिस इज एक्स एक्सिस पे क्या दिया है मुझे? मास। ऊपर क्या दिया है? एक्सेलरेशन वाई पे। तो मास कितना है ए के केस में? 1 और एक्सेलरेशन कितना है? 10। ठीक है, तो एफ क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो मास कितना है? 1 और एक्सेलरेशन कितना है? 10। ठीक है, तो कितना आएगा? 10 न्यूटन। ठीक है जी। बी पे देखो, बी की कहानी क्या बनी? एफ बी कितना होगा? यहां पर क्या हुआ? मास कितना है? 2 कर दो, 2 इंटू क्या है यहाँ पर? 5 इंटू 5 कितना आया? 10 न्यूटन। ठीक है जी। अच्छा, सी की कहानी देखो, सी पे क्या हुआ? एफ सी। एफ सी में क्या है मेरे पास? मास कितना है? 4 और यहां से देख रहे हैं तो कितना बन रहा है? 2.5। तो 4 इंटू 2.5, तो यहां से हटाओ इसको, नीचे आया 10। 25 फोर जा कितना होता है? 100 अपॉन 10। तो यहां से 0 से 0 गया तो क्या आया मेरा? 10 न्यूटन। देखो ए बी सी तीनों के लिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आई? 10 न्यूटन। दैट मीन्स हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है? कांस्टेंट फोर्स लग रही है। फोर्स हमारी कांस्टेंट है। अच्छा, तो कांस्टेंट फोर्स है तो हमारे पास अगर मुझे फोर्स और मास का ग्राफ बनाना है, मास, फोर्स और मास का ग्राफ है, ये मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा मास हो गया। अब इंटरवल्स क्या है हमारे? 1, मास तो वही रहेगा 1 2 3 4 5, और लेकिन फोर्स की बात करें हम अगर तो वो हमारा क्या है? 10। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर अगर 10 कर दूं मैं तो मेरा फोर्स का ग्राफ क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से। कांस्टेंट बन रहा है ना, हर जगह सेम ही जा रहा है, तो हमारे पास फ्लैट ग्राफ आ जाएगा फोर्स और मास के बीच में। ठीक है, इजी था, कोई परेशानी नहीं है, घबराना नहीं है ग्राफ देखकर कि भाई ये कैसे निकालेंगे, ये टेढ़ा मेरा ग्राफ कैसे दे दिया है। आपको सब आता है, इस टाइम तक आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है और एक अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। या नेक्स्ट में क्या है? हमें बीटी ग्राफ दिया हुआ है। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किया है। बीटी ग्राफ दिया है और हमें मास बताया हुआ है।
मास कितना है 10 kg, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बता दिया गया है, कैलकुलेट क्या करना है भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है जी। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमको गिवन है, एक्सेलरेशन हमको नहीं गिवन है, लेकिन हमको वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, पलटो इतिहास के पन्ने, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे निकलता है एक्सेलरेशन, स्लोप से, स्लोप सबको याद है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम क्या करेंगे भाई, एक्सेलरेशन निकालने का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, और ये कैसे निकलेगा, हमें वीटी ग्राफ के स्लोप से, है ना। तो स्लोप का फॉर्मूला स्लोप ऑफ वीटी हमको देता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, सोचो, y2 माइनस y1 है ना, तो क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहीं पर देख लो, इसको मैं 1 मान लूं, जो पहला है उसको 1 मान लेते हैं, आगे वाले को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो v2 माइनस v1, यहाँ पर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स बनाने वाली कहानी हमें याद है सब कुछ, यहाँ पे मेरे पास x कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x, y, तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं तो x क्या है 0, y क्या है 10, ठीक है जी। यहाँ की बात करूं अगर, तो यहाँ पर क्या है मेरा x एक्सिस 8 और y एक्सिस क्या है 30, ठीक है जी, इजी पीजी। अब हमारे पास बेसिकली ये क्या है t2 और ये क्या है v2, ये क्या है t1 और ये क्या है v1, तो v2 माइनस v1 करना है तो हमारे पास क्या आया 30 माइनस 10, और t2 माइनस t1 करना है तो 8 माइनस 0, ठीक है जी। अब 30 माइनस 10 करेंगे तो कितना आया 20 अपॉन में 8, तो कितना होगा 2 10 का 820, और यहाँ पे 4 आया, तो आपके पास 2 5 10, 2 2 4, यहाँ से आया, अब 5 करना है तो कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता है, m इंटू ए होता है, मास कितना है भाई 10, एक्सेलरेशन कितना है 2.5 या 5/2 लिख लेते हैं हम इसको, पीछे जो हमें मिला था इजी हो जाएगा, 2 से 5 गया तो हमारे पास कितना आया 25 न्यूटन, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, बहुत इजी है, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद फोर्स में उसको पुट कर दो और फोर्स F इक्वल टू m में से फोर्स निकाल दो, ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इजी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम moving with the speed of 100 meter per second enters a heavy stationary wooden block and stops after penetrating a distance of this much, ठीक है जी। हमें सबसे पहले मास दिया हुआ है बुलेट का, ठीक है, कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, अगेन ग्राम से तो हमें नहीं अच्छा लगता है, हमको क्या करना होता है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 1000, कितना होगा 0 से 0 कट गया, तो 0.05 किलोग्राम हमारे पास मास की वैल्यू आ गई। क्या बोल रहा है, इट इज बुलेट ऑफ दिस मच इज मूविंग विद द स्पीड, यानी कि मुझे क्या गिवन है, u गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ हेवी स्टेशनरी ब्लॉक एंड स्टॉप्स, यहाँ पर क्या बोलता है कि रुक जाती है, कब, यानी कि v क्या हो गया 0, रुक गई, कब रुकी, कितना डिस्टेंस चली, s कितना है 50 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर है, करो इसको मीटर में कन्वर्ट, तो 50 अपॉन 100, 0 से 0 उड़ा क्या बना 0.5 मीटर। Estimating the stopping force acting on the bullet, assume that the bullet undergoes constant acceleration, हमने मान लिया कि उसमें constant acceleration हो रहा है within the block, हमें क्या निकालना है स्टॉपिंग फोर्स, कि उसमें फोर्स कितनी निकली होगी। अगेन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास गिवन है एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको ये सारे हमारे पास वेपन्स दिए हुए, तो जब ऐसा केस है u है v है s है, टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना है, कौन क्या करेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने पढ़ी थी, 3 जुत्सु समझे थे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, t नहीं दिया हुआ तो एक ही ऑप्शन बचता था, तो हमारे पास क्या लगेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v तो गया उड़ गया, माइनस u क्या है, कितना आया 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर 2a निकालना है हमको, तो a को ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे आ गया 0.5,
इजी पीजी। अब इसको यहाँ ए को वहीं छोड़ देते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास 100 इंटू 100 और क्या हुआ, 2 नीचे आएगा, 0.5 नीचे आएगा, एक 0 उड़ा दिया तो यहाँ पर एक और आ गया, यहाँ से 5 2 10 होएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना बना, 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, माइनस का है, ठीक है जी। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, हमारे पास मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स हमारी ऑपोजिट लग रही है, ठीक है जी। तो फोर्स, अब यहाँ से हमारे पास फोर्स हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू एम ए। मास कितना है, कितना था, 50 ग्राम था, यहाँ से हमने क्या निकाला था, 0.05। एक्सेलरेशन कितना आया, 10,000। तो यहाँ से 2 0 निकले, इसको उड़ा दो, बचा क्या, 500 न्यूटन। लेकिन माइनस का साइन नहीं भूलना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, नेगेटिव का 500 न्यूटन, थोड़ा सा सुंदर लिख गया है, ठीक है। -500 हम न्यूटन हमारे पास आंसर निकल कर आता है। माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, उसको रोकने के लिए फोर्स लग रही है, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, एन एस फुटबॉलर कन्वर्टेड अ पेनल्टी शॉट by kicking the football with the speed of 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। द एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड वाज 800 न्यूटन। हमें बता दिया कि फोर्स लगभग 800 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। मास ऑफ द फुटबॉल भी गिवन है, जो जो चीज दी हुई है लिख लेते हैं, चलो जो। एन एस फुटबॉलर कन्वर्टेड अ पेनल्टी शॉट, यानी कि इनिशियली फुटबॉल रुकी हुई होगी, तो यानी कि हमें पता चल रहा है भाई कि यू हमें 0 होगा। जब उसने किक किया, किकिंग द फुटबॉल विद, उसने किक करने किस स्पीड के साथ किया, 108। तो उसने कितनी कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी, 108 किलोमीटर पर आवर। अब अगेन किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम 108 को करेंगे 5/18 से, याद आ गया। अच्छा, कैसे, यहाँ पर क्या होगा, 2 5 10, 2 4 8, 2 9 18, ठीक है जी। अब 9 6 54, यहाँ पर हमारे पास कितना निकल कर आया, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलता है कि फोर्स हमने कितना लगाया, उसने कितना लगाया, 800 न्यूटन का। मास कितना है उसका, दिया हुआ है 0.4 kg का। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देयर फुट एंड द बॉल, ठीक। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। हमें बताना है कि फुटबॉल और बॉल, फुट मतलब फुट और बॉल का जो कांटेक्ट टाइम है वो कितना रहा होगा, सोचो, देखो। क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F/m। तो F ये निकाल देते हैं, कितना आया, F कितना है, 800, मास कितना है 0.4 किलोग्राम, यहाँ से एक उड़ गया, तो एक्सेलरेशन यहाँ से देखो कितना आएगा, 4 2 8, ये आपके पास आप एक्सेलरेशन आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, एक और फॉर्मूला होता है जो उसका हमने बचपन में पढ़ा है ना, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या था, v माइनस यू अपॉन में t। अब यहां से मैं t की वैल्यू निकालूं अगर, तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में a, और v कितना होता है, 108 गिवन है, और माइनस यू 0 है, तो यहाँ पर आपके a कितना है, हमने अभी निकाला 2000, कितना आएगा, सो यहाँ पे आपके पास 108, 2000 कितना होगा, 2 5 10, 2 4 8, यहाँ पे आया 1000। तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 0 है, तो 0.054 सेकेंड्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि वो इतने सेकंड के लिए उसके कांटेक्ट में था। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा, ये इतने छोटे से टाइम के लिए कांटेक्ट में था, तो याद है ये कौन सा टॉपिक हुआ करता था, इम्पल्सिव फोर्स, है ना, इम्पल्स का याद आया। चलो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो, अ फ्लोइंग टूल ऑफ मास m1 विद नेट फोर्स F रिजल्टिंग इन एन एक्सेलरेशन a1, ठीक है जी। एक ट्रैक्टर है, फ्लोइंग टूल को अगर वो पुश करता है, पुल करता है, तो वो उसका मास कितना दिया हुआ है टूल का, m1, और फोर्स कितना लगा रहा है वो F, और वो एक्सेलरेशन कितना कर रहा है, a1, ठीक है जी। पहले केस में क्या कहानी है, F इज इक्वल्स टू m1 a1। अगर मैं यहाँ से a1 निकाल दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, F/m1, ठीक है।
ये एक केस बन गया। सेकंड बोलता है द सेम ट्रैक्टर है तो फोर्स भी सेम ही होगी। pulls the trolley of mass m2 with the force f given है, produce an acceleration of f2। ठीक है, सेकंड केस में वो ट्रॉली को पुल कर रहा है। यहाँ पर क्या था, टूल को कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रॉली को कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर फोर्स लगा m2 और एक्सेलरेशन कितना है a2, तो a2 कितना आया, f अपॉन m2। ठीक है, आगे बोलता है इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली विद द हैरो प्लेस्ड ऑन इट। अब वो दोनों को कर रहा है, दोनों को एक साथ कर रहा है, और देन हमें विद द सेम फोर्स ऑब्वियसली ट्रैक्टर है तो सेम फोर्स ही लगा रहा होगा, जैसे सेम ट्रैक्टर की बात हो रही है। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है रिजल्टिंग एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2। अब पहले तो ये सोचो कि कनेक्ट, अब क्या है, दो बॉडीज को कनेक्ट कर दिया है ना, याद है कनेक्टिंग बॉडीज वाला, तो कनेक्ट कर दिया है तो मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस केस में अगर मैं m1 के टर्म्स में निकालूं तो क्या होगा, f बाय a1, यहां से क्या होगा m2 निकालें तो f बाय a2। ठीक है, अब मेरा कनेक्ट क्या है, टूल प्लस ट्रॉली है ना, नेक्स्ट केस में। तो यहां से मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, अभी हमने पढ़ा था जब कनेक्टिंग बॉडीज होती थी तो हम दोनों का मास, टोटल मास लेते थे, F बाय m1 प्लस m2 लेते थे, याद आया सबको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, m1 प्लस m2, ये आएगा। याद आया सबको, नहीं याद आया तो पिछला लेक्चर देखना, हमने उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, 2 3 4 मतलब लगभग हमने अराउंड 5 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छे से समझा है, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एनीवेज एफ आपके पास आ गया। अच्छा, लेकिन उसने बोला है हमें a1 और a2 के टर्म्स में निकालना है, m1 m2 के टर्म्स में नहीं निकालना तो कोई बात नहीं, m1 के टर्म्स में m1 को हटा दो, कितना आएगा, f बाय a1, यहाँ पर क्या आएगा, f बाय a2। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया है हमारे लिए, थोड़ा सा वियर्ड इक्वेशन बन रही है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर देंगे। ऊपर एफ है, ठीक है, नीचे भी दोनों जगह एफ दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बना, 1/a1 प्लस 1/a2, ये आ गया, एफ से एफ उड़ गया। अच्छा, क्या बचा, 1/a1 प्लस 1/a2। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा आपके पास, इसको तो ऐसे कैसे रहना है, तो नीचे हम लेंगे a1 a2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा a2, यहाँ पर क्या आएगा a1, ये आ गया। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन निकालनी थी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी थी हमको, तो हमने वहां से निकाल दिया, हमारे पास निकल कर आया a1 a2 अपॉन में a1 प्लस a2। ठीक, इजी पीसी, थोड़ा सा मुश्किल लगा पर मेथड बहुत इजी था, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको लग सकता है यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, बट इजी है, कॉमन निकालो और बेसिक जो मैथ्स हमको पता है, जो आती है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास अगर फर्दर दे सकता है वो, कि यहाँ पर जैसे a1 a2 दिया हुआ है, वो वैल्यूज लिख दे कि 2 आ रखा है, 2 एक्सेलरेशन हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही है, एक जगह पर 4 आ रही है, तो नेट एक्सेलरेशन निकालो। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 और 3 और समथिंग कुछ दे रखा होता तो हमारे पास क्या हो जाता, मान लेते हैं कि a1 हमारे पास गिवन है 2 और ये हमारे पास 4 है, तो क्या हो जाता है हमारे पास a1 सॉरी नेट एक्सेलरेशन क्या निकल के आती, 4 2 8, यहाँ पे 2 + 4 6, तो समथिंग हमारे पास इस तरीके से आ सकता था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो गुड इनफ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला जब कभी एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इस तरीके से हमें सॉल्व करना भी आता है आपको, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हेन द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द मैग्नेटिक कंपास, द बार मैग्नेट एंड द कंपास नीडल which is also a magnet exerts a magnetic force, of course ऐसा होगा ही, है ना। मैग्नेट के पास, मतलब मैग्नेटिक कंपास है आपके पास, मैग्नेट उसके पास लेकर आ रहे हो तो वो निडल डिफ्लेक्शन हो रही होगी। ठीक है जी, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल। हाउएवर कंपास निडल मूव्स, बिल्कुल मूव करेगी, लेकिन वेयर एज अ बार मैग्नेट डज नॉट मूव, व्हाई, सोचो।
हमें एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपके पास कंपास निडल है कुछ इस तरीके की, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर नॉर्थ, ये नॉर्थ है। अब ये दोनों सेम, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये रिपेल करेगा। तो वो ये कह रहा है कि जो निडल है वो तो डिस्प्लेस कर गई, ये तो उल्टी हो गई, मे बी इस तरीके के समथिंग कुछ हो गया होगा। तो निडल डिस्प्लेस कर रही है लेकिन मैग्नेट डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, क्यों? जबकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जो मेरा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन होता है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ना? तो क्यों नहीं होगा? फोर्स क्या सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करेगा? नहीं, उसके मास पे भी डिपेंड करेगा। जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स और मास पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो जो बार मैग्नेट का मास है, बार मैग्नेट का मास है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक कंपास, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगी। जो हमने एग्जाम्पल भी किया था क्लास में कि जो अर्थ है और एप्पल है, अर्थ जब एप्पल है, अर्थ एप्पल को खींच पा रही है बट एप्पल अर्थ को नहीं खींच पा रहा, जबकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पर एक्सेलरेशन बार मैग्नेट का कम है एज कंपेयर टू कंपास, क्योंकि उसका मास डिफरेंट है। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? तो यहाँ पर इस लेक्चर के साथ हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फाइनल लेक्चर भी खत्म होता है। हम अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक बार एक क्विक रिवीजन के साथ इस पूरे चैप्टर का वन शॉट। ऑलराइट, योर फिजिक्स बुक आगे साइनिंग ऑफ, बाय।